हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बाय द सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों, जब हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, तो सबसे पहला सवाल हम लोगों ने यही किया था या सबसे पहला जवाब हम लोगों ने यही ढूंढा था कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे वहाँ पर मास होता है, मास कहाँ पर होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उस पर क्या निकालते थे हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से मास की जगह पर यहाँ पर कौन रहेगा, चार्ज रहेगा। कहाँ पर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। उस पर क्या एक्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए जो डिस्कशन मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ, मैं एक फॉर्मूले के साथ शुरू करने वाला हूँ। वहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। वहां पर वर्क डन हम लोगों ने क्या सीखा था, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन R। अगर मैं इसको आपको और अच्छे तरीके से समझाता कि यही वो वर्क डन हुआ करता था जो मैं किसी भी एक चार्ज को लेकर आ रहा था किसी की फील्ड में, दूसरे चार्ज की फील्ड में। ठीक है ना, मुझे क्या करना पड़ता रहा, वर्क डन। यानी किसी भी एक चार्ज को ना मैं लेकर आऊं किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस काम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में। और वो पोटेंशियल एनर्जी हो रही थी के Q1 Q2 अपॉन R, या फिर जिसको हम लोग और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये हमारे पास हुआ करता था पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहां पर ना हमारे पास ढेर सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। जैसे एग्जांपल, एक मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझा रहा हूं और ध्यान से समझेंगे। जब भी आप किसी भी चार्ज को लेकर चलते हैं, कहीं भी चले, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर एक्ट नहीं होगा तब तक तो कोई काम होने से रहा, कोई काम होने वाला नहीं है। यानी अगर मैं सपोज करो मेरे पास एक चार्ज है जिसका नाम है Q1, जिसको मैं ना लेकर घूम रहा हूं, फ्री स्पेस में लेकर घूम रहा हूं। कहां पर लेकर घूम रहा हूं, फ्री स्पेस में। बच्चों यहां पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो कर भी वहीं पर रहे हैं, फ्री स्पेस में ना। ऐसा नहीं बोलेंगे किसी मीडियम में चले जाएंगे, मीडियम में चलने से क्या रहेगा, सिर्फ परमिटिविटी का चेंज आ जाएगा और कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। तो मैं ऐसा बोलता हूं ना, मैं Q1 को लेकर चल रहा था, कहीं भी चलूं तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो है नहीं, कोई भी, जब तक कोई चार्ज नहीं रहेगा तो कोई फोर्स लगाने वाला तो है नहीं। जब तक कोई चार्ज नहीं रहेगा तब तक कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, तो और वर्क डन भी नहीं मिलेगा। तो सिंपली आसान तरीके से हम ये बोले कि अगर मैं कोई भी चार्ज को स्पेस में लेकर घूम रहा हूं तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। देखो, अब मैंने ना उस चार्ज को लेकर आ रहे थे और सपोज करो मैं लेकर आ रहा हूं एक पॉइंट जिसका नाम है ए पॉइंट तक मैं चार्ज को लेकर आया। चार्ज कितना है, Q1। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, चार्ज कितना है, Q1। इस चार्ज को हम लेकर आ गए थे जिसके लिए हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ा। अब सिंपली करें क्या, दूसरा, मैं ना ये चार्ज जैसे ही रखा तो ये चार्ज क्या कर दिया, अपने चारों तरफ एक रीजन बना लिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक दूसरा चार्ज मैं लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है क्या, Q2। ठीक है, दूसरा चार्ज है जिसको मैं ना लेकर आ रहा हूं, और जब तक मैं इसकी फील्ड से बाहर था, इसकी रेंज से बाहर था, तब तक तो उसने भी कोई काम नहीं किया। अब जैसे ही मैं इसकी फील्ड के रेंज में आया, सपोज करो मैं यहां पे आ रहा हूं पॉइंट बी पर, और ये Q2 को अब यहां पर मैंने शिफ्ट कर दिया है और ये इसकी रेंज में आ जा रहा है, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस पता है, और डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं R12। इसको मैंने कितना नाम दे दिया, R12। तो आप आसान तरीके से ये जानते हैं कि अब Q2 पर, यानी Q2 पर किसकी वजह से वर्क हो रहा है, Q1 की वजह से। तो आप ये आसान तरीके से लिख सकते हैं कि वर्क डन किस पर हो रहा है, वर्क डन हो रहा है 2 पर, Q2 पर। यानी मैं यहां पर लिख देता हूं वर्क डन ऑन B। कर कौन रहा है, ए वाला कर रहा है, ए की वजह से आ रहा है। ए पर जो चार्ज है
उसकी वजह से आ रहा है। तो आप सिंपल तरीके से लिख सकते थे, क्या लिखेंगे कि Q1 पहला चार्ज कौन सा है, किस पर लग रहा है, इस पर, दूसरा ये, तो मैं यहां पर लिख सकता था Q1 Q2 अपॉन कितना R12। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अगर मैं Qa1 को स्पेस में लेकर कहीं पर घूम रहा था तो मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं आएगा तब तक। अभी मैं Q2 को लेकर फ्री स्पेस में टहल रहा था तो कोई भी वर्क डन नहीं करना था जब तक मैं इसके दायरे में या इसकी फील्ड में नहीं आऊंगा। जैसे ही मैं इसके फील्ड में आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने ये बताया कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये है R12। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं सपोज करो एक और चार्ज लेकर आता हूं, चार्ज मेरे पास यहां पर है Q3, मैं लेके ऐसे ही घूम रहा था स्पेस में, कोई भी था नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इनके रीजन में आऊंगा, सपोज करो मैं आ जाता हूं यहां पर, इसका पॉइंट है C, ये रहा चार्ज Q3। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने इनके और इनके बीच का डिस्टेंस पता किया, दैट इज R13। इनके और इनके बीच का डिस्टेंस R23। अब बच्चों इसके ऊपर फोर्स लगाने वाले कितने लोग थे, एक, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगाने वाले कितने लोग हैं, दो, एक और एक मिलकर कितने, दो। यानी इनके ऊपर कितना वर्क डन होगा, इनके ऊपर वर्क डन होगा किसकी वजह से, पहले होगा बी वाले की वजह से और फिर ए वाले की वजह से। तो मैं ऐसे लिख दूं वर्क डन ऑन सी, किसकी वजह से, बी की वजह से। तो मैं ये सिंपली लिखता, आसान तरीके से लिखता, दैट इज के Q2 Q3 अपॉन R23। और अगर मैं यहीं पर लिखूं दैट इज Q3 पर, इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, ए वाला लगा रहा है, तो आप सिंपली लिखते W किसकी वजह से, ए की वजह से, के Q3 Q1 अपॉन R13। ठीक है, यानी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जब Q1 को लेकर घूम रहा था तो मुझे WA मिलता था और वो मिलता था 0, मैंने कोई भी काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं चार्ज को लेकर आ रहा हूं तो मेरे पास होगा कितना वर्क डन, ये रहा। और अगर मैं लेकर आ रहा हूं तीसरे चार्ज को तो मुझे काम करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, यानी टोटल मुझे कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि मैं जब एक चार्ज को लेकर घूम रहा था तो कोई काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही दूसरे को लेकर आऊंगा, यानी यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं तो मैंने काम किया, किसके अगेंस्ट किया, इस वाले के। लेकिन जैसे ही मैं तीसरे को लेकर आ रहा हूं तो मैं इनके अगेंस्ट भी काम कर रहा हूं और इनके अगेंस्ट भी काम कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने में मैंने कितना काम किया, तो आपके पास सिंपल सी इंफॉर्मेशन क्या होती कि जितना भी वर्क डन है सभी को क्या करो, ऐड कर दो। तो यहां पर मैं अगर निकालता नेट वर्क डन तो आप क्या करते, सिंपली सभी को जोड़ देते। यानी यहां पर जोड़ते कैसे, WA प्लस WB विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी B किसकी वजह से, A की वजह से, प्लस WC यानी C पर कौन कर रहा है, B वाला की वजह से, प्लस WC किसकी वजह से, A वाले की वजह से। और मैं जितने भी वर्क डन है सभी को क्या करता, जोड़ देता। ठीक है, तो अभी जोड़ने से क्या आ जाएगा देखो जरा, अगर मैं सभी को जोड़ दूं तो यहां से मैं कॉमन कर ले रहा हूं K को, तो K को अगर मैं कॉमन कर लूं यहां पर कितना आ जाएगा, पहले वाले की वजह से, देखो पहले वाले में तो 0 ही है, प्लस इसको हटा ही दे तो ज्यादा बेहतर रह जाए, तो पहले वाले को मैं हटा ही देता हूं 0। दूसरे वाले को देखो जरा, ये रहा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R13। ये क्या आ जाएगा आपके पास, नेट वर्क डन। बस सिंपल सा काम था। अगर मैं K का वैल्यू पुट कर दूं तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन। तो आपके पास किसी भी सिस्टम को बनाने में आपने कितना काम किया, ये रहा टोटल वर्क डन, ठीक है ना। और वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, यानी यही हमारी कहलाएगी किसी भी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर मैं आपको बोलूं दैट इज, यही आपके पास क्या रहेगा, दैट इज टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जितना काम करेंगे उतना ही तो एनर्जी होगा ना, यही तो हमने अब सीख रखा था, ठीक है बच्चों। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक छोटा सा था, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस टॉपिक पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, नीट और आईआईटी में इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन न्यूमेरिकल्स को भी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट होगा तो बच्चों प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।